90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की। नमस्कार, मेरा नाम है आरजे दबीर और आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 एफएम पर एक खास प्रोग्राम सेहत संजीवनी, जिसमें हमारे साथ आज हैं एक स्पेशल गेस्ट डॉक्टर मनीष गुप्ता जी, जो कंसल्टेंट है कार्डियोलॉजिस्ट मधुराज हॉस्पिटल कानपुर से। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वॉइस ऑफ कन्नौज के प्लेटफॉर्म पे। जी सर, जैसे कि हमारे पास में हमारा एक प्रोग्राम है बहुत ही खास, जिसमें हम डॉक्टर से बात करते हैं तरह तरह के। सेहत संजीवनी हमारा प्रोग्राम है। इसके अंदर हम हेल्थ से रिलेटेड, सेहत से रिलेटेड जो है लिसनर्स हमारे सवाल भेजते हैं हमें, और हम उनके जवाब जो है डॉक्टर से आपसे पूछकर उनको बताते हैं, ऑन एयर चलाते हैं। तो वही हमारा प्रोग्राम है और उसी से रिलेटेड मेरा, जैसे कि आपका डिपार्टमेंट, आप कंसल्टेंट हैं कार्डियोलॉजिस्ट में, तो उसी से पहला हमारे पास में एक सवाल आया था। एक लिसनर ने पूछा है कि ये सर, दिल के दौरे का जो कॉमन कॉज है, जो उसकी कॉमन वजह है, वो क्या हो सकती है, क्या होती है सर? देखिए, जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो मरीजों की संख्या है दिल के दौरों की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जी। इनकी तादाद पहले भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आजकल कुछ वर्षों से ये देखा गया है कि जो यंग पॉपुलेशन है, जिनकी की उम्र है ना 40 वर्ष से कम है, और उनमें भी दिल के दौरों के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर। इसका जो प्रमुख कारण है, एक तो प्रमुख कारण ये है कि किसी भी तरह का एडिक्शन का होना, स्मोकिंग, अल्कोहल, किसी भी तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करना, ये एक प्रमुख कारण है। दूसरा कारण इसमें है कि हमारी अनियमित जीवन शैली। अनियमित जीवन शैली से मतलब कि हमारा बहुत ना एक्सरसाइज वगैरह या हेल्दी एक्टिविटीज से दूर रहना, हमारा ज्यादा से ज्यादा समय स्क्रीन टाइम पढ़ना, हमारा टीवी, मोबाइल या बोला जाए कि कंप्यूटर के ऊपर हम ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। तीसरा प्रमुख कारण है तनाव। अत्यधिक तनाव को लेना, तनाव के स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो आजकल बातें हो रही, स्ट्रेस मैनेजमेंट को अच्छे से ना कर पाना, काम से रिलेटेड तनाव हो, पारिवारिक तनाव हो, या किसी तरह का और तनाव हो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटरी। उसके अलावा जो हमारी कुछ मेडिकल डिजीजेज हैं, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, और भी और सारी किडनी की समस्याएं, ये सारी भी बहुत हद तक कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे दिल की बीमारियों को होने के लिए। उम्मीद है हमारे लिसनर्स को अच्छा लगेगा और नॉलेज मिलेगी। सर, क्या मोटापा जो है वो हार्ट अटैक की वजह हो सकती है? क्योंकि जैसा ये देखने में आया है, अक्सर सुनते हैं हम कि वेट ज़्यादा बढ़ रहा है इंसान का, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और मोटापे की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हमने ये सुना है। तो हमने ये भी चीज़ इसके अंदर देखी है कि आजकल तो पतले लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो इसमें क्या मेन कॉज हो सकता है सर? देखिए, जो मेरे सवाल का कुछ हद तक तो आपने भी जवाब दिया है कि मोटापे के कारण क्या होता है कि एक तो पहली बात ये होती है कि जो व्यक्ति जिनका वजन अधिक होता है, वो बहुत एक्सरसाइज वगैरह करने में बहुत लचर महसूस करते हैं, वो उन चीज़ों को उतने अच्छे से कर नहीं पाते हैं, जिसके के कारण हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत अनियमित हो जाता है। वो मरीज बहुत जल्दी डायबिटीज जैसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, या उनको डायबिटीज है तो उसके कंट्रोल को बहुत अच्छा मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही मोटे व्यक्तियों में हाइपरटेंशन की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, और ये सारी चीजें बेसिकली हार्ट डिजीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं। इसके अलावा जो मोटे व्यक्तियों में स्लीप एपनिया की बीमारी बहुत कॉमन है, रात में बहुत अधिक खर्राटे लेते हैं, रात भर उनको प्रॉपरली नींद नहीं आ पाती है, और उसके बाद वो दिन में किसी भी समय बिना कारण के उनको नींद आ जाती है। तो जो OSA बोलते हैं, स्लीप एपनिया की बीमारी, वो भी बहुत हद तक हार्ट डिजीज और हाइपरटेंशन को बढ़ाती है। दूसरा प्रश्न आपका जो ये था कि पतले व्यक्तियों में भी हार्ट डिजीज हो रही है, तो उसका एक प्रमुख कारण ये है कि हम जिस एशिया में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जहाँ पर है, यहाँ पर जो लिपिड प्रोफाइल का पैटर्न है, जो कोलेस्ट्रॉल का पैटर्न है, वो बहुत ही एस्ट्रोजेनिक है, मतलब कि वो बहुत घातक है, उससे बहुत जल्दी हार्ट डिजीज होती है। तो सिर्फ मोटे ही व्यक्ति को हार्ट डिजीज हो गया, दुबले व्यक्ति उससे बचे हुए हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हम लोगों ने देखा इधर विगत 2-3 वर्षों में बहुत अच्छे फिटनेस
वाले लोगों में, बहुत बिल्कुल, वीआईपी बिल्कुल। लोगों में जिनको हार्ट अटैक हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। बहुत ही अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया, जैसे कि हमें ये एक हमारे दिमाग में एक सवाल था और हमारे लिसनर्स के भी दिमाग में ये सवाल था। एक ने हमें स्पेशली पूछा था कि सर ये बताइएगा डॉक्टर साहब से पूछ के कि मतलब सुनने में जैसे आता है कि वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, मोटापा हो गया है और उसकी वजह से जो है हमें हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। मैं बट तो सभी आजकल श्रोताओं से ये निवेदन ही करूँगा कि जी। अपने वज़न को बहुत नियमित रखना बहुत आवश्यक है, संतुलित रखना आवश्यक है, खान-पान जी, और जी। जीवन शैली को संतुलित रखना बहुत आवश्यक है। जी, जी, जी। अच्छा सर, इसी से रिलेटेड मेरा एक और छोटा-सा सवाल है आपसे। जैसे आपने अभी बताया कि जीवन शैली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है उसको मतलब सही से रखना, उसको कैसे करना है। तो हमें क्या अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव करने चाहिए अपने, जिससे हम इन सब चीज़ों से दूर रह सकें? देखिए, सबसे ना प्रमुख चीज़ है हमारी जीवन शैली में कि हमको नियमित तौर पे व्यायाम करना चाहिए। हुँ, हुँ। 20 से 25 मिनट हमको किसी भी तरह का व्यायाम, चाहे चाहे वो वो पैदल योगा चलना हो, हो या कुछ योगा हो, जी, जी। प्राणायाम हो, किसी भी जी, तरह जी। की चीज़ें हो, चाहे अगर आप जिम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आप हुँ, ट्रेडमिल हुँ। करने में ज़्यादा कंफर्टेबल या हुँ, कुछ हुँ। नहीं, आप सिर्फ टहलना चाहते हैं हुँ, या हुँ। आप कोई व्यायाम में, योगा में मन नहीं लगता, कोई भी आप किसी भी तरह की आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, जी, जी। बैडमिंटन है, क्रिकेट है, कुछ भी खेलते हैं, तो उसको आधे घंटे की फिजिकल एक्टिविटी बहुत आवश्यक है। जी, जी। ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने का प्रयास करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए जिसमें कि हमारे फल, फ्रूट, ताज़ी सब्जियाँ, इन सब का सेवन बहुत अच्छे से करना चाहिए। दूसरी चीज़ है हमको जो स्मोकिंग है और अल्कोहल है, एडिक्शन वाली चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। जी, जी, तथा जी। और दूसरी चीज़ है कि हमको बहुत सारी चीज़ों का तनाव नहीं लेना चाहिए, तनाव मुक्त रहना चाहिए। जी, जी, अपने जी। आप को जितना नाइन्टी पॉइंट फोर वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी तरह से सर आपने बताया कि हमारे लाइफ़ को हमें जो है अपनी किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, अपनी लाइफ़स्टाइल को किस तरह मेंटेन करना चाहिए, कैसे हम एक्सरसाइज़ करके और अपने खान-पान को, अपनी डाइट्स को जो है अच्छे से मेंटेन करके खुद को मेंटेन रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं। और यही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आदमी जो है आजकल लापरवाही करता है और जिसकी वजह से ये सब चीज़ों का खतरा बढ़ जाता है, इन बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है हमारे लिसनर्स को अच्छा लगेगा, उनको नॉलेज मिलेगी, वो अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। उसी से रिलेटेड सर एक और छोटा-सा सवाल है। सर हम जैसे नॉर्मली सुनते हैं, एक वर्ड बहुत ही कॉमन है आजकल हमारी ज़िंदगी में पिछले कुछ सालों से, कोलेस्ट्रॉल। तो ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है सर? देखिए, हमारे शरीर में जो भी हम लोग खाना खाते हैं या जो भी चीज़ों को जिससे भी हम लोग एनर्जी लेते हैं, वो मेनली 3 रूप में रहती है। एक कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहती है, एक हमारे फैट के रूप में रहती है और एक हमारे यहाँ प्रोटीन के रूप में रहती है। इसमें जो फैट की जो फैट का हमारे बॉडी में जो भी स्टोरेज होता है या जो भी क्रियाकलाप होता है वो कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में रहता है। कोलेस्ट्रॉल में भी अलग-अलग तरह के पार्टिकल होते हैं। पेशेंट्स आते हैं जो लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट लेके आते हैं, उसमें अलग-अलग तरह के पार्टिकल एलडीएल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल होता है। तो उसमें कुछ गुड कोलेस्ट्रॉल है और कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल है। जी, जी। जैसे एचडीएल को हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, एलडीएल को हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। जी, जी। तो इस तरह से बेसिकली हमारे जो फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने की जो यूनिट है वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल होती है। ओके। बहुत अच्छे से आपने सर समझाया है अभी तक, क्योंकि हम लोग सिर्फ नाम ही सुनते थे। बहुत मतलब ये कुछ ही सालों में ऐसा हुआ है कि ये कोलेस्ट्रॉल नाम की कोई चीज़ जो है वो मार्केट में आई है और नहीं पता था हम लोगों को इसके बारे में। जब हमारे जो गांव देहात के रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनको नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में, तो हमने बहुत कॉमन सा वर्ड हो गया अब तो ये कोलेस्ट्रॉल। बट ये नॉलेज देनी ज़रूरी थी, लिसनर्स को बताना बहुत ज़रूरी था। उन्हीं में से किसी एक का सवाल था कि ये कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है हमारा। ये हमारे एक लिसनर ने पूछा है कि हार्ट अटैक में इमरजेंसी में हम क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन में, अचानक से किसी को अगर हार्ट अटैक आ जाए?
देखिए, इमरजेंसी में सबसे पहले आवश्यकता है हार्ट अटैक के लक्षणों को पहचानना। जी, जी। हार्ट अटैक में जो लक्षण होते हैं, बहुत तेज़ अचानक से सीने में दर्द होता है। वो हुँ। दर्द ना सीने में रह सकता है, वो हमारी बाजू में बाईं तरफ, दाईं तरफ किसी भी तरफ जा सकता है, जबड़े की तरफ जा सकता है, पेट की नाभि की तरफ जा सकता है, पीछे की तरफ जा सकता है। इसके साथ ही साथ बहुत अधिक पसीना निकलेगा, बहुत अधिक घबराहट, बेचैनी होगी, साँस लेने में बहुत अधिक कष्ट का कभी-कभी अनुभव हो सकता है। बहुत अधिक घबराहट, बेचैनी के साथ-साथ में कभी-कभी ये रहता है, चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी भी आ सकती है। तो इन सारे लक्षणों को देखते हुए सबसे पहले ज़रूरी है हम कहीं पर भी तुरंत ही किसी न किसी चिकित्सकीय हेल्प को लेना है। तुरंत ही मेडिकल हेल्प के लिए जाना है, एम्बुलेंस करके या जैसे भी हो सके पेशेंट को ले जाना है। जी, जी। घर में इलाज करने का प्रयास नहीं करना है। कई बार होता है मरीजों को इस तरह की दिक्कत हो रही होती है, वो उसको इग्नोर करते हैं। गैस का दर्द समझ के कोई भी घर में होममेड रेमेडी ले लेते हैं या फिर किसी भी तरह की गैस की दवा ले लेते हैं और थोड़ा बहुत आराम मिलने पे आकर कहते हैं कि गैस की दिक्कत थी। बाद में जी। 2-3 महीने बाद जब हम उनका ईसीजी इको करते हैं तो पता चलता है कि नहीं 2 महीने पहले 3 महीने पहले जी, हार्ट जी। अटैक पड़ा था। जी, जी। अगर घर में एस्पिरिन या फिर इस तरह की कोई दवा अवेलेबल है तो उसको इमीडिएटली उस वक्त दे सकते हैं कि 75 मिलीग्राम की 4 टैबलेट को चबा के ऊपर खिला सकते हैं अगर लग रहा है हार्ट अटैक। लेकिन बेहतर यही होगा कि घर में स्वचिकित्सा करने से बचना चाहिए और पेशेंट को इमीडिएटली मेडिकल इमरजेंसी के लिए ले जाना चाहिए। वहाँ पर उसका ईसीजी करके देखा जाएगा। अगर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करने की सुविधा वहाँ मौजूद होगी तो वो किया जाएगा। अगर मान लीजिए नहीं वो सुविधा मौजूद है तो आगे का उपचार किया जाएगा। तुरंत ही किसी डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल में ले जाएं और तुरंत ही दिखा दिया जाए तो बहुत बेहतर है। और इन केस अगर ऐसा नहीं हो पाता है या कुछ डिले होता है, कहीं से दूरी होती है किसी डॉक्टर तक पहुंचने में, तो एस्पिरिन नाम की कोई जो टैबलेट आपने बताई है तो उसको चबाकर वो इंसान ले सकता है और उससे काफ़ी हद तक जो है उसको रिलीफ मिल सकता है। बहुत अच्छी तरह से आपने सर समझाया। उम्मीद है हमारे लिसनर्स को अच्छा लगा होगा, नॉलेज मिली होगी। और कहीं भी भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे कभी किसी की ज़िंदगी में ऐसा हो और वो इन सब चीज़ों को अप्लाई कर सकता है, करवा सकता है। बहुत अच्छे से सर आपने एक्सप्लेन किया। जाते जाते सर, जैसे कि मैंने आपसे बोला था आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस एक लास्ट क्वेश्चन है और वो इसी से रिलेटेड है सर। आजकल ये भी चीज़ हमने देखी है, सुनी है, ये भी बहुत ज़्यादा पुराने वर्ड्स नहीं है सर, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी। तो सर इन दोनों में क्या अंतर है और इसमें कोई खतरा होता है क्या? मतलब किस तरह हम जो है इसको देख सकते हैं? देखिए, एंजियोग्राफी जो होती है वो एक जांच की पद्धति है। जी। एंजियोग्राफी में हम लोग बेसिकली जो हार्ट की नसें हैं उनकी जांच करके देखते हैं कि कहीं कोई इसमें कोई ब्लॉकेज है या नहीं है। एंजियोग्राफी दोनों ही तरह से की जा सकती है। ये हाथ की नसों से भी की जा सकती है, पैर की नसों से भी। एंजियोग्राफी जी, ये एक जांच की पद्धति है। और उस जांच की पद्धति के बाद में अगर कहीं कोई 70% से अधिक का कोई ब्लॉकेज है तो उसको स्टंट या छल्ला, जिसको सामान्य बोलचाल में बोलते हैं, उसको डाल के उसको खोलने की जो प्रक्रिया होती है इसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। तो और देखिए, कोई भी मेडिकल में इंटरवेंशन होता है 100% प्रूफ नहीं होते हैं। ज़्यादातर ये जांचें सेफ होती हैं। कभी किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, कोई डाई रिलेटेड दिक्कत हो जाए या फिर कोई थोड़ा बहुत सूजन आ जाए, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये सामान्य उपचार से ठीक हो जाती हैं। लेकिन इसका जो बेनिफिट होता है कि हमारी बीमारी के बारे में हमको पता चलता है, उसका सही उपचार होता है और बेसिकली मरीज के प्राणों की उस वक्त इमरजेंसी में रक्षा होती है। तो देखा जाए तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा है और रिस्क उतना ज़्यादा नहीं है। इसलिए मैं सभी श्रोताओं से अनुरोध करता हूँ कि सुनी सुनाई बातों पर जाके अगर आपके डॉक्टर, अगर आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपको परामर्श देते हैं एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए, तो उसमें आप आराम से उसको करवा सकते हैं। उसमें कोई ऐसी घबराने डरने वाली बात नहीं, कोई खतरे वाली बात नहीं है।
बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरह से सर आपने बहुत एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, समझाया हमारे लिसनर्स को। और जहाँ तक कि हमने सुना था एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी जो है वो बहुत ही मतलब एक रेयर से वर्ड हैं, बहुत ही मतलब ऐसा लगता है जैसे मतलब डर जाता है इंसान ये नाम सुनने से कि पता नहीं क्या होगा, एंजियोग्राफी होगी या एंजियोप्लास्टी होगी तो ख़तरा बढ़ जाएगा, क्या ज़िंदगी को जो है वो रिस्क हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। उम्मीद है लिसनर्स को हमारे समझ में आया होगा और इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे इसके बारे में कि ऐसी कोई ख़तरे वाली बात नहीं होती है। तो ये थे हमारे साथ में लिसनर्स, हमारे डॉक्टर मनीष गुप्ता जी जो कंसल्टेंट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं और मदुराज हॉस्पिटल कानपुर से हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। लिसनर्स हम आज ऐसे ही प्रोग्राम्स आपके साथ में लेकर आते रहेंगे और आपको नई नई जानकारियां नए नए गेस्ट के साथ में, नए नए डॉक्टर्स के साथ में आपको देते रहेंगे। तब तक सुनते रहें सेहत संजीवनी, सिर्फ वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 FM पर, आवाज दिल की। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ज़मीं। मैंने सोचा न था। 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल